Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 3 applied history, and in this chapter we had learned about what is applied history. Then we had learned about the applied history and research in various fields. In the fields, first of all we had learned about the philosophy, then science, technology, industry and commerce, then management studies and arts. Now today we are going to learn the next field of research and applied history, and that is humanity. Then first of all we are going to know that what is meant by humanity. Humanity means knowledge branches of human. तो human की जो भी सारी knowledge branches है उसे humanity कहा जाता है. Then now listen carefully what is meant by humanity. Then humanity include disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. Then now listen carefully. Humanities include disciplines. Then disciplines means branches of knowledge. तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या लेना है? ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. तो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो ह्यूमन के हैं उसमें इंक्लूड हो सकते हैं हिस्ट्री, उसके बाद आर्कियोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती है. जिसमें आर्कियोलॉजी क्या है? तो आर्कियोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर थ्रू देयर मटेरियल रिमेन्स. तो मतलब इसमें आर्कियोलॉजी में होता क्या है कि ये एक एंथ्रोपोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें जो प्री हिस्टोरिक पीपल होते हैं और उनका जो कल्चर होता है ना, तो उनकी स्टडी की जाती है. और वो स्टडी कैसे होती है? जो रिमेन मटेरियल है, जो बचा हुआ मटेरियल है पास्ट का, है ना, तो उस पास्ट के मटेरियल को स्टडी करके तो ह्यूमन की जो प्री हिस्ट्री है और कल्चर है जिसके बारे में जानकारी ली जाती है उसे आर्कियोलॉजी कहा जाएगा. देन एंथ्रोपोलॉजी. तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द सोशल साइंस दैट स्टडीज the origins and social relationship of human beings. तो ये एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है जिसमें स्टडी की जाती है कि जो भी ह्यूमन बींग्स है उनके जो सोशल रिलेशनशिप है और ओरिजिन है जिसके बारे में स्टडी की जाती है वो है एंथ्रोपोलॉजी. तो ये सारी चीज़ें इन नॉलेज ब्रांचेस में, ह्यूमन के नॉलेज ब्रांचेस में आती है. कौन सी चीज़ें फिर एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ. History, then archaeology, sociology, anthropology, political science and economics. Then to understand the history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. तो लर्निंग का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट कौन सा है कि सबसे पहले हिस्ट्री में जो भी ओरिजिन है उसे और डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को जान लेना ये बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी. तो फिलोसॉफी के अंदर जो भी सारी नॉलेज ब्रांचेस है ना, तो उनकी ओरिजिन के बारे में वहाँ पे देखा जाता है. जो भी सारा नॉलेज है या नॉलेज की जो विविध ऐसी शाखाएँ हैं, ब्रांचेस है जिसके बारे में जानकारी ली जाती है. एंशिएंट पीपल्स आर ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट in order to understand the relationship between the universe and human existence. तो इसमें एक वर्ड आया है स्पेकुलेट. पहले उसका मीनिंग हम जान लेते हैं. स्पेकुलेट मीन्स एप्रोप्रिएट. स्पेकुलेट मीन्स एप्रोप्रिएट. तो एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इनकी जो रिलेशनशिप है उसे जानने के लिए एक प्रॉपर या एप्रोप्रिएट ऐसे ऑर्डर में स्टडी करना ज़रूरी है. और जो एंशिएंट पीपल जो है उनकी स्टडी में से हमें ये समझ में आता है. देन इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड की जो ओरिजिन है, मतलब वर्ल्ड किस तरह से बना था, इसके ऊपर बहुत से सारे ऐसे माइथोलॉजिकल स्टडीज़ वहाँ पे बनी हुई है. माइथोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू द गॉड. तो गॉड से रिलेटेड ऐसी बहुत सी सारी स्टोरीज वहाँ पे बनी है कि इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस, इस वर्ल्ड की शुरुआत किस तरह से हुई.
द यूनिवर्स, ऑर्डर, देन ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। तो जिसमें ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है, वर्ल्ड के ओरिजिन के साथ साथ यूनिवर्सल ऑर्डर किस तरह की रही है, उसके बाद ह्यूमन लाइफ, गॉड एंड गॉडेस, उसके बाद जो रिचुअल्स हैं, है ना, और ये जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस है वो भी इस पास्ट में यानी एंशिएंट पीपल से या हिस्ट्री से पता चलता है। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल pondering are to the found of these mythological stories। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो बहुत ही पॉन्डरिंग मतलब थॉटफुल, फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे थॉटफुल रूट्स उसके वहाँ पे बताए गए हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव theoretical foundations based on physiological theories, फिलोसॉफिकल थेरीज। तो फिलोसॉफिकल थेरीज को बेस रख के बहुत से सारे मतलब थेरोटिकल ऐसे फाउंडेशंस वहाँ पे बने हुए हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारा सोच विचार करके, बहुत सी सारी थिंकिंग करके और फिर किसी एक स्टोरी को बनाना और उस स्टोरी को राइट कर देना। जैसे कि हम रामायण, महाभारत, इस तरह की स्टोरीज वगैरह वहाँ पे जानते हैं। तो इन स्टोरी के ऊपर जो भी राइटर है उसने बहुत सी सारी मतलब थिंकिंग वहाँ पे की होगी और उस थिंकिंग के बाद उसे लिखा गया। मतलब फिलोसॉफी टू थेरोटिकल राइटिंग, इस तरह के चेंजेस वहाँ पे आ गए। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसी कोई चीज़ है तो वो है हिस्टोरिकल नॉलेज, यानी पास्ट का नॉलेज अगर है तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। देन 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। देन पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। तो लोग हमेशा जो है वो हिस्ट्री के प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या काम का है, हिस्ट्री से कोई इकोनॉमिकल ऐसा बेनिफिट है या नहीं। तो द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो इस क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर वहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री से ही मतलब जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है या अदर जो स्टडी है, नॉलेज है, वो मिल सकता है। मतलब हिस्ट्री ये सोर्स है अदर नॉलेज का, अदर नॉलेज के साथ साथ इकोनॉमिकल सोर्स का भी हम उसे बता सकते हैं। देन द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। देन रिलिक्स मीन्स वी कैन से दैट द टोकन, उसे हम एक स्मृति चिन्ह भी वहाँ पे कह सकते हैं। तो द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स, तो जो भी विजिबल और इनविजिबल ऐसे टोकन्स हैं जो पास्ट के हैं वो हमें प्रेजेंट में दिखाई देते हैं। मतलब प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हम आज कर रहे हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो पास्ट से होता है, और पास्ट में ये चीज़ें कैसी थी जिसकी नॉलेज अगर हमें है तो प्रेजेंट में उसके साथ किसी भी तरह की ट्रीटमेंट करना हमें आसान जाता है। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम। तो ये सारी चीज़ों के सामने हमारी मतलब काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन जो है उसे थोड़ा बहुत बढ़ावा, थोड़ा बहुत नर्चर वहाँ पे मिलता है। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसिस्टर्स। तो हमारे जो एंसिस्टर्स थे उनके जो क्रिएटिव थॉट्स और जो भी सारे ट्रेडिशंस थे, है ना, तो उन्हें रिप्रेजेंट कौन करता है तो हिस्ट्री करता है। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, है ना, तो उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनके जो क्रिएटिव ऐसे थॉट्स थे, है ना, उन्हें प्रेजेंट करने का काम ये हिस्ट्री वहाँ पे करता है। इट इज़ आवर हेरिटेज। तो ये हमारी एक हेरिटेज है, ये हमारी परंपरा है, विरासत है, इसे ऐसा हम कह सकते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी को बनाने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है। मतलब हम कौन हैं ये बताने के लिए हमारी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ
आवर ओरिजिन। तो हमारे ओरिजिन के साथ मतलब हमारे उगम के साथ हमारी जो हिस्ट्री है और उसका हेरिटेज है उसका लिंक वहाँ पे होता है। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए उसे प्रिजर्व करना और कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमारे खुद के बेनिफिट के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए इसे प्रिजर्व करना और कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Applied history is concerned with the preservation and conservation of the heritage and make accessible to the people। तो लोगों के पास जाने के लिए मतलब लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारी हिस्ट्री का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। तो हमारी हिस्ट्री का अगर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन है तो हम हमारे हेरिटेज को जान सकते हैं, हमारी परंपरा जान सकते हैं और लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझ सकते हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हेरिटेज मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे बना सकता है। इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। तो ये जो ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री ये जो है वो डिस्क्राइब करती है किसे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए, और उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन। तो हिस्ट्री को समझ के और जो राइट डायरेक्शन है कि किस जगह पे हमें जाना है, किस दिशा से हमें जाना है, ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बेनिफिशियल ऐसी चीज़ हो सकती है और ये हमारा एक फ्यूचर बेनिफिट हम उसे कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 3.4 मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के मैनेजमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो जिसमें कल्चरल हेरिटेज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो ये ह्यूमन क्रिएशन के फॉर्म में है क्या, कल्चरल हेरिटेज। इट इज़ ऑफ टू टाइप, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये दो टाइप में वहाँ पे आता है, एक है टेंजिबल और दूसरा है टेंजिबल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देन टेंजिबल मीन्स वी कैन से दैट द कॉन्क्रीट थिंग, ठोस ऐसे मतलब जिसे छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसके बारे में हम जान रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट्स। तो इस तरह की जो मतलब कल्चरल हेरिटेज है जिसमें एंशियंट साइट इंक्लूड होती है, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स, उसके बाद आर्ट फैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, देन स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल मीन्स जिसे हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील इट। वी कैन नॉट सी एंड टच बट वी कैन फील इट। हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसे इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हम कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। तो इस तरह का जो कल्चर है वो नीचे दिए गए कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो जिसमें देखो क्या क्या आता है कि फर्स्ट ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज। तो जिसमें ओरल ट्रेडिशंस और उनके जो भी लैंग्वेजेस है वो वहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज, देन सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो जिसमें सोशल कल्चर और जो भी मतलब सोशल जो कस्टम्स है वो वहाँ पे आते हैं, मतलब सोशल जो ट्रेडिशन है वो वहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, तो हम जो भी सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाते हैं, है ना, तो वो भी उसमें आते हैं। देन स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जो भी आर्ट परफॉर्म वहाँ पे किए जाते हैं उनकी जो अलग अलग ऐसी स्टाइल है वो वहाँ पे आती है। देन सर्टन ट्रेडिशनल स्किल, देन कम्युनिटीज ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड स्किल, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आती है। और नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में हम क्या कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पोर्टेंट टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो
ये जो नेचुरल हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, तो थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। जो बायोडाइवर्सिटी की थिंकिंग है, थॉट है, उसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है नेचुरल हेरिटेज। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। तो इसमें कुछ नीचे दिए गए चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें नंबर 1 फाउना, नंबर 2 फ्लोरा, नंबर 3 इकोलॉजी एंड geomorphic characteristic which is crucial for sustaining the flora and fauna of the particular region। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दी गई इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी है कि जिससे फ्लोरा और फाउना ये जो है उसे बढ़ावा मिल सकता है या वो मेंटेन हो सकता है। सस्टेनिंग मतलब मेंटेन वहाँ पे हो सकता है या उसे कीप अप हम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए है। टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, और हमारे हेरिटेज को भी उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस सम directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage। तो इसमें यूनेस्को है और कुछ ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस तरह के कल्चरल और जो नेचुरल हेरिटेज है उसे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बताए गए हैं, उनका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन वहाँ पे होना ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। तो जिसे सामने रखकर इन डायरेक्टिव्स को, इन कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज को सामने रखकर कुछ डायरेक्टिव ऐसे साइट्स की लिस्ट वहाँ पे बनाई गई, डायरेक्टिव लिस्ट वहाँ पे बनाई गई है, तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज भी वहाँ पे कहा गया है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड वेस्टर्न घाट्स। अब इस यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में कौन सी चीज़ें वहाँ पे आती है, तो वेस्टर्न घाट, देन द कास प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा, सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो कास प्लेट्यू है वो वहाँ पे आता है। उसके साथ साथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और ये भी एक वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें उसमें यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड होती हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।